एनी फ्रैंक और उसकी प्यारी सी डायरी किट्टी को किसी परिचय की जरूरत नहीं है। क्या आप एनी फ्रैंक और किट्टी को जानते हैं? अगर नहीं जानते हैं तो मैं उसकी डायरी में से एक एक अध्याय आपके पास लाती रहूंगी और एनी से आपको रूबरू कराती रहूंगी। तो चलिए, आज जिस अध्याय का मैंने चयन किया है वो है गुरुवार 11 नवंबर 1943, सबसे प्यारी किट्टी। सबसे प्यारी किट्टी। मेरे पास इस अध्याय के लिए एक अच्छा शीर्षक है, मेरे फाउंटेन पेन की स्मृति में एक कसीदा। मेरे फाउंटेन पेन की स्मृति में एक कसीदा। मेरा फाउंटेन पेन हमेशा मेरी बेशकीमती संपत्तियों में से एक था। मैं इसे अत्यधिक मूल्यवान मानती हूँ, विशेष रूप से क्योंकि इसमें एक मोटी निब थी और मैं केवल मोटी निब से ही कसीने से लिख सकती हूँ। इसने एक लंबी और दिलचस्प फाउंटेन पेन जीवन जिया है, जिसे मैं नीचे संक्षिप्त में प्रस्तुत करने वाली हूँ। जब मैं 9 साल की थी, मेरी फाउंटेन पेन रुई में पैक बगैर किसी व्यावसायिक मूल्य के एक नमूने के रूप में आकीन से आई थी, जहां मेरी दादी कृपादाता रहती थी। मैं फ्लू के कारण बिस्तर में पड़ी हुई थी, जबकि फरवरी में ठंडी हवाएं हमारे घर के आसपास चीख रही थी। यह शानदार फाउंटेन पेन एक लाल रंग के चमड़े के खोल में आई थी और जैसे ही मुझे पहला मौका मिला, मैंने इसे अपनी सहेलियों को दिखाया था। मैं एनी फ्रैंक एक फाउंटेन पेन की गर्वीली मालिक थी। मैं एनी फ्रैंक एक फाउंटेन पेन की गर्वीली मालिक थी। जब मैं 10 साल की हो गई थी, मुझे उस कलम को स्कूल ले जाने की अनुमति दी गई और मुझे आश्चर्यचकित करते हुए शिक्षकों ने भी मुझे इससे लिखने का मौका दिया। जब मैं 11 साल की हो गई थी, तथापि मेरा खजाना फिर से मुझसे वापस ले लिया गया, क्योंकि मेरी छठी कक्षा के शिक्षक ने हमें केवल स्कूल के कलम और दवात का उपयोग करने की अनुमति दी थी। जब मैं 12 साल की थी, मैंने यहूदी लिसेयुस जाना शुरू किया था और मेरी कलम को इस अवसर के सम्मान को एक नया खोल दिया गया था। इसमें न केवल एक पेंसिल रखने की जगह बनी थी, इसमें एक जिप भी लगी थी जो बहुत अधिक प्रभावशाली था। जब मैं 13 साल की हो गई थी, फाउंटेन पेन मेरे साथ उपभवन चला आया। उपभवन वो जगह है जहां पर अब एनी फ्रैंक और उसका परिवार छुपे हुए हैं। उपभवन चला आया और हमने साथ मिलकर अनगिनत डायरिया और रचनाओं में दौड़ लगाई है। मैं 14 साल की हो गई थी और मेरी कलम मेरे साथ अपने जीवन के पिछले सालों का आनंद ले रही थी। जब यह शुक्रवार की दोपहर के बाद के 5 बजे थे, मैं अपने कमरे से बाहर आई और लिखने के लिए मेज पर बैठने ही वाली थी, जब मोर्गट और पिता, जो अपने लैटिन भाषा का अभ्यास करना चाहते थे, के लिए जगह बनाने के लिए मुझे रुखाई के लिए एक तरफ धकेल दिया गया। फाउंटेन पेन मेज पर अप्रयुक्त पड़ा रहा, जबकि उसकी आहें भरते हुए मालिक को मेज के एक छोटे कोने से काम चलाने के लिए मजबूर किया गया, जहां उसने सेम रगड़ना शुरू कर दिया। हम इसी तरह से सेम से फफूंद हटाते हैं और फिर उन्हें मूल रूप में बहाल करते हैं। 5:45 बजे मैंने झाड़ू लगाया, सड़े हुए सेम के साथ साथ एक अखबार में गंदगी डाली और चूल्हे में फेंक दिया। एक विशाल लो निकली और मैंने सोचा, यह अद्भुत है कि जो चूल्हा हांफते हुए अपनी आखिरी सांस ले रहा था, उसने एक चमत्कारी पुनः वापसी कर ली है। सब कुछ फिर से शांत था। लेटिन छात्र चले गए थे और मैंने मेज पर जहां छोड़ा था वहीं से शुरू करने के लिए बैठ गई। लेकिन मैंने जहां भी देखा, मेरा फाउंटेन पेन कहीं भी नजर नहीं आया। मैंने एक नजर और मारी, मोर्गट ने भी देखा, माँ ने भी देखा, पिता ने भी देखा, डेसेल ने भी देखा, लेकिन वह गायब हो गया था। शायद यह सेम के साथ साथ चूल्हे में गिर गया। मोर्गट ने सुझाव दिया। मोर्गट एनी फ्रैंक की बहन है। नहीं, यह नहीं हो सकता, मैंने जवाब दिया। नहीं, ये नहीं हो सकता, मैंने जवाब दिया। लेकिन उस शाम जब मेरा पेन अभी तक नहीं मिला था, हमने मान लिया था कि वह जल चुका है, विशेषकर क्योंकि सेल्यूलाइड अत्यधिक ज्वलनशील होता है। हमारे सबसे बुरे डर की अगले दिन पुष्टि हो गई जब पिताजी चूल्हा खाली करने गए और उन्हें राख के बीच जेब में फंसाने वाली एक चिमटी मिली। सोने की निब का एक भी निशान नहीं बचा था। पिता ने अनुमान लगाया कि यह पत्थर से पिघल गया होगा, हालांकि यह छोटी हो सकती है। मैं एक सांत्वना के साथ छोड़ दी गई। मेरे पेन का अंतिम संस्कार किया गया, बिल्कुल वैसे ही जैसा किसी दिन मैं अपना चाहूंगी, तुम्हारी एनी। मुझे एनी की लिखावट, उसके सादापन बहुत अच्छा लगता है। वो जो
लिखती है, उसमें हास्य कब आ जाता है, भाव कब आते हैं, दर्द आते हैं, बहुत ही सरल रूप से। मैं अब ये जब डायरी थोड़ा सा भी मुझसे दूर होती है तो मैं अपने घर पर कहती हूँ, जो भी यहाँ पर मैं रह रही हूँ, कि मेरी एनी कहाँ है, एनी कहाँ है, एनी कहाँ है। तो ये चीजें अब मेरे साथ हो रही है। मैंने फिलहाल इसको रविवार 16 अप्रैल तक पढ़ दिया है, 1944। अब ये थोड़ा सा ही बचा है और काम इतना ज्यादा है कि इसे पूरा करने का मन करता है। जहाँ पढ़ा नहीं जाती वहां भी इसको ले जाती हूँ, टाइम मिलते ही यानी को खोल लेती हूँ। आप भी पढ़िएगा, आपको समय मिले। इसकी प्यारी सी डायरी किटी, इसने कैसे अपने आप को व्यक्त किया है। धन्यवाद।